Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing liabilities in financial accounting. Liabilities जो हैं ये आपकी राइट साइड पर होती हैं और हमारे ये जिस तरह हम अपनी अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट, तो उसके अंदर जिस तरह हमारे एसेट्स राइट लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो लाइबिलिटीज़ जो है वो राइट साइड पे होती हैं। और लाइबिलिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ वो हैं जो बिज़नेस में आपके ऊपर देनी होती हैं, और जो आपके जिस तरह आपने अगर कोई किसी से कोई प्रोक्योरमेंट कोई चीज़ आपने दी हो उधार पर और उसे देनी हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपने उसे वापस करनी है। ऑन अकाउंट अगर आपकी कोई परचेज़ हो वो वापस करनी है। अगर आपकी सैलरीज भी दी हुई और आपने नहीं पे की तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरह रेंट है, अगर वो आपका वो पेंडिंग है तो वो आपका लाइबिलिटी में आता है। नेचर ऑफ लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज डेट्स और ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। यानी वो ऐसी चीज़ें जो आपकी ट्रांजैक्शन और पास्ट इवेंट से हों, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। अब इसमें भी लाइबिलिटी की इसने बताई हैं टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़: करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट स्पैन की होती हैं, उनकी मैच्योरिटी विद इन अ ईयर और लेस होती है। और जिनकी मैच्योरिटी अबव 1 ईयर और मल्टीपल ईयर्स पर हो तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। Estimated liabilities. Estimated liabilities have two basic characteristics. Number one, the liability is known to exist. Number two, the precise dollar amount cannot be determined until a later date. For example, an automobile warranty obligation. कि इसमें ये होता है कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपको मालूम होती है कि आपने क्या है, और आप यू आर नोन व्हेन यू आर एग्जिटिंग दैट लाइबिलिटी, और उस पर जो भी उसकी अमाउंट है उसको हम किसी प्रिसाइज डेट पर या लेटर डेट पर डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी भी होता है कि आप ये देखते हैं कि एक फर्जी लाइबिलिटी होती है, वो अगर हो या ना हो वो उसकी बात की बात है। करंट लाइबिलिटीज़ ये अकाउंट्स पेबल होते हैं आपके या नोट्स पेबल होते हैं। अकाउंट्स पेबल के अंदर ये होता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अदर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आप अगर कोई परचेज़ करते हैं ऑन अकाउंट या मर्चेंडाइज या स्टॉक परचेज़ करते हैं उधार पर, ऑन अकाउंट परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से आपकी करंट लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपकी मर्चेंडाइज इनवाइसेस हो सकती हैं, ऑफिस सप्लाईज इनवाइसेस हो सकती हैं, शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं, और यूटिलिटी सम एक्सपेंस आ सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका जो जो आपके चार्जेस हैं जो आपकी अभी आपके पे नहीं किए हैं और आपके ज़िम्मे हैं, और वो मल्टीप्लायर हो रहे हैं, तो वो आपके लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो इसी तरह जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके ऊपर बाइंडिंग होती है कि आपने उसे पे ऑफ करना होता है। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की अगर हम बात करें या करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, इसके अंदर अकाउंट्स पेबल आते हैं। जो हमारे अकाउंट्स हमने जो परचेजेस की होती हैं ऑन अकाउंट वो अपने पे बैक करनी होती हैं, वो आती हैं। नोट्स पेबल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं या नोट्स पेबल के फॉर्म में हमने तो लाइबिलिटी जनरेट की होती है, वो आती है। उसके बाद आपके इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट का जो करंट पोर्शन है वो आ सकता है, आपके शिपिंग चार्जेस आ सकते हैं, पेरोल आ सकती है, एक्रूड लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। अब हम नोट्स पेबल की बात करते हैं। व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी, a note payable is created. A current portion of note payable, the portion of a note payable that is due within 1 year or one operating cycle, whichever is longer. तो टोटल नोट्स पेबल के अंदर भी ये होता है कि आपको जो पैसे आपके ड्यू होते हैं उसकी शॉर्ट उस पीरियड के अंदर वो आते हैं करंट, और जो नॉन करंट होते हैं वो डेफर हो जाते हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। तो इसके अंदर भी टू टाइप्स ऑफ पोर्शन होते हैं नोट्स पेबल के अंदर। अब देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि एक कंपनी है, उसने $10,000 बोरो किए हैं फ्रॉम इट्स बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और उसमें 12% इंटरेस्ट रेट पे उसने किए हैं। तो उसमें ये होगा कि कंपनी विल हैव टू प्रिंसिपल अमाउंट, उसने 10,000 तो देने हैं लेकिन 600 इंटरेस्ट अमाउंट भी देनी है। वो उसकी जो है वो लाइबिलिटी जनरेट होती है कि उसने वो पे करना है। प्रिंसिपल की तो लाइबिलिटी है ही है, वो तो उसने देना ही देना है, लेकिन उस 6 महीने की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी उसकी करंट नोट पेबल में आता है, वो भी उसने देना है। तो ये अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर उसने एक लॉन्ग टर्म नोट उसने अपना डेट ले लिया है
कंपनी ने बोरिंग की है और उसका पर मंथ का जो उसका चल रहा है इंटरेस्ट रेट, वो अपना इंटरेस्ट रेट तो दे रहा है, प्रिंसिपल अभी नहीं दिया। प्रिंसिपल तो उसके ज़िम्मे है, वो उसकी लाइबिलिटी नॉन करंट हो जाती है, लेकिन करंट नोट पेबल में उसकी जो उसका इंटरेस्ट उसने पे करना है वो उसका आता है। तो ये इसको इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्रूड लाइबिलिटीज, एक्रूड लाइबिलिटीज क्या होती है कि एक्रूड लाइबिलिटीज अराइज फ्रॉम recognition of expense for which payment will be made in future period। कि आपने जैसे पेरोल लाइबिलिटीज हैं, आपका इनकम टैक्स है, ये वो चीज़ है। ये कहता है कि रिकग्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर विच पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर पीरियड, कि आपने रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस कर लेते हैं और उसकी पेमेंट आप फ्यूचर में कर रहे होते हैं। एक्रूड लाइबिलिटीज आर ऑफर रेफर टू एज एक्रूड एक्सपेंसेस। ये वही है कि जैसे आपके जो एक्सपेंसेस अकर हो रहे हैं उसके हैं। एंड एक्रूड लाइबिलिटी स्टेम फ्रॉम आर रिकॉर्डिंग फॉर एक्सपेंस द मैचिंग प्रिंसिपल गवर्निंग द टाइम फॉर देयर रिकग्निशन। All companies incur accrued liabilities in most cases. However, these liabilities are paid at frequent intervals. Therefore, they usually do not accumulate to large amounts in balance sheet. Accrued liability frequently are included in the amount shown as accounts payable. तो ये जो accrued liabilities हैं ये accounts payable में आती हैं। ठीक है। अब पेरोल लाइबिलिटी क्या होती है जी? पेरोल ये होता है कि जी आपकी ग्रॉस पे है, उससे आपने आगे जो है उसके अंदर से आपके जो टैक्सेस कटते हैं, आपका इनकम टैक्स कटता है, आपका हेल्थ अलाउंस कटता है आपका, और अगर कोई आपकी ग्रेजुटी कटती है उसके बाद वो जो है वो आती है। अब इसको अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो ये कहता है द प्रिपरेशन ऑफ अ पेरोल इज स्पेशलाइज्ड accounting function beyond the scope of this text, but we believe that every business student should have some understanding of the various costs associated with payroll. Every employer must compute, record, and pay a number of costs in addition to the wages and salaries owed to the employees. In fact, one might say that total wages and salaries expenses represent only the starting portion of payroll computation. अब अगर हम बात करते हैं कि जी आपकी ग्रॉस पे जो थी, टोटल आपकी टेक होम जो थी वो 1 लाख रुपए थी। अब उसमें से आपका सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल अलाउंस कट गया 8,000 का, आपका फेडरल आपका टैक्स कट गया 6,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 का कट गया, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस 6,000 की कट गई, आपकी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन प्लान जो थे वो 9,000 के कट गए। तो टोटल आपकी जो पेरोल कॉस्ट फॉर द जनवरी थी जो एम्प्लॉयर भर रहा होता है वो 133,350 है। यानी उसने जो अपने एम्प्लॉयज थे उनकी वेजेस तो उनको दी, तनख्वाह जो उसकी थी, जो उसका पेरोल था वो उसका जो बना वो उसको दे दिया। तो उसके साथ जो और भी एक्सपेंस और बेनिफिट्स उसको दे रहा है वो भी तो उसकी एक्सपेंस में जाएंगे, लाइबिलिटी पेरोल में, तनख्वाहों में जाएंगे। अब उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, उसकी मेडिकल अलाउंस है, और उसका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी की होती है वो सारी उसमें जाएंगी और वो उसकी सैलरी के साथ एसोसिएट होंगी, सैलरी में से तो नहीं कटेंगी ना। अब उसकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए उसमें है और उसके बाद जो उसकी जो कंपनी ने उसके हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस और मेडिकल अलाउंस और फेडरल एम्प्लॉयमेंट टैक्स और वो सोशल सिक्योरिटीज भरी हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भर रही होती है, तो वो भी एज उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो अभी हमने ये कुछ कॉस्ट पढ़ी थी, तो वो जो 1 लाख रुपए की सैलरी थी वो 1,33,000 की ऑलमोस्ट पड़ गई। So these amounts showed are payroll taxes and insurance premiums required by the law. Cost जो होती है पेरोल कॉस्ट एक्सीड वेजेस एक्सपेंस मोर देन 30%। पेरोल एक्सपेंस में ये होता है कि ओरिजिनल एक्सपेंस का 25 से 30% ज़्यादा होती है, जो उसमें मुख्तलिफ उसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अनअर्नड रेवेन्यू क्या होता है? जो कुछ जो अनअर्नड रेवेन्यू आपका क्या होता है? कैश इज समटाइम कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बिफोर द रेवेन्यू इज एक्चुअली अर्नड। आपके पास जो एडवांस पेमेंट आ जाती है, आपको वो कहते हैं, आप कहते हैं कि जी पहले आप एडवांस पेमेंट दें फिर हम आपको जो है स्लाइस करेंगे। तो ये आपका अनअर्नड रेवेन्यू होता है और ये लाइबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। लाइबिलिटी इसलिए होती है कि एक पार्टी ने आपको पैसे तो दे दिए हैं, अब आपकी लाइबिलिटी है उसको सप्लाई करें, फिर तो उसके पैसे वापस करें, तो इसलिए ये लाइबिलिटी में आता है। ये कहता है कैश इज समटाइम कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बिफोर द रेवेन्यू इज एक्चुअली अर्नड।
तो कैश रिसीव्ड इन एडवांस आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, अर्न रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गया लाइबिलिटी अकाउंट में। ये बुक में से अगर हम देखें तो वो ये कहता है अ लायबिलिटी फॉर अर्न रेवेन्यू अराइजेस व्हेन कस्टमर पे इन एडवांस, कस्टमर ने एडवांस में आपसे बाइंग कर ली। अपॉन रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर द कंपनी डेबिट्स कैश एंड क्रेडिट द लायबिलिटी अकाउंट सच अर्न रेवेन्यू कस्टमर। अब जो उसने बताया कि अगर आपने एक कस्टमर ने आपको एडवांस भेजा और अभी आपने सप्लाई नहीं की, तो आप कैश को अपने पास डेबिट करेंगे और लायबिलिटी जो है अर्न रेवेन्यू की उसे क्रेडिट करेंगे। As the services are rendered and the customer entry made debiting the liability and crediting the revenue account। और फिर जब आप इसको सर्विस उसको प्रोवाइड कर देंगे या उसको अपना स्प्लाइस कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे आप अर्नड रेवेन्यू को और क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को। तो फिर आपकी अगर हम इन द लॉन्गर रन देखें तो कैश आया, रेवेन्यू आपका उस तरफ से आया, तो ये आपकी वो बैलेंस हो जाती है पेमेंट्स। Unearned revenue ordinarily is classified as a current liability because activities involved in earning revenue are part of business normal operating cycle। ये बिल्कुल ये जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में इसलिए आता है क्योंकि ये आपको फौरी फुलफिल करना होता है, आपको एडवांस पेमेंट हुई और आपने उसको स्प्लाइस कर दी। अब हम बात करते हैं जी सम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आती हैं, जिसमें आपका बैंक के साथ आपकी लोनिंग होगी, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम्स हो गए और बाकी चीज़ें हो गई। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर रिलेटिवली स्मॉल डेट्स नीड्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ सिंगल रिसोर्स। आप बैंक से ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं और डिफरेंट से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर लार्ज डेट नीड्स आर ऑफन फिल्ड बाय इशूइंग बॉन्ड। आप बॉन्ड्स इशू करके भी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो जनरेट कर सकते हैं। रीफाइनेंस स्कीम से भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ नोट पेमेंट से भी कर सकते हैं, नोट्स पेबल से भी कर सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट ऑफ नोट पेबल की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म नोट्स कैन कॉल फॉर अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ईच पेमेंट कवर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंड द पोर्शन ऑफ इट्स प्रिंसिपल। जिस तरह की आपकी इंस्टॉलमेंट आप अपनी गाड़ी कार फाइनेंसिंग करते हैं, वो बेसिकली आपकी इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल की होती है, उसी से होती है कि आपका प्रिंसिपल भी एडजस्ट हो रहा है और आपका इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो रहा है। तो ये वो टाइप है। अब ये कहते हैं कि परचेज ऑफ अ रियल स्टेट एंड सर्टेन टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर ऑफन फाइनेंस्ड बाय issuance of long-term notes that call a series of installment payments. These payments are called debt services, may be due monthly, quarterly और semi annually। अब अगर हम ये जो लीज की या कार फाइनेंस की बात करते हैं, इसके अंदर अब आप देखें तो आपकी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जनरेट होती है कि वो आपको एसेट भी देते हैं, मतलब आपको गाड़ी दे दी उन्होंने, उसके अगेंस्ट आप प्रिंसिपल भी दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं, उनका जो डेट सर्विसेज है वो भी दे रहे हैं। उसको एक टेबल के अमोर्टाइजेशन टेबल उन्होंने चार्ट आपको दिया होता है, उसके मुताबिक आप पे बैक कर रहे होते हैं। उसके अंदर आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस भी जा रहा होता है, इंश्योरेंस जो आपने कराई होती है। However, installment notes contain a due date at which the remaining unpaid balance is to be repaid in a single balloon payment। कुछ अरसे के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बलून पेमेंट करके आप इंस्टॉलमेंट प्लान को रीस्केजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जी 10 लाख की गाड़ी में 2 लाख रुपए एडवांस दिया, बाकी आपका वो चल रहा है, आपको कहीं 5 लाख रुपए बीच में आए, आपने उसकी बलून पेमेंट करके अपना लोन एडजस्ट करवा लिया, यानी आपने पहले 2 दिए थे फिर 7 दे दिए, तो आपका 3 लाख बन गया, फिर वो उसको 3 लाख के ऊपर रीस्ट्रक्चर करके आपको उससे इंस्टॉलमेंट लेते रहेंगे। ठीक हो गया। अब बॉन्ड्स पेबल क्या होता है? बॉन्ड्स यूजुअली इन्वॉल्व द बोरिंग ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज यूजुअली पेड बैक एज अ लंप सम एट द एंड ऑफ द बॉन्ड पीरियड। इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर ऑफन डिनोमिनेटेड एज अ पार वैल्यू और अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। अब हम जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं बॉन्ड्स, तो उसकी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक को या बॉन्ड्स को दे रही होती है या शेयर्स दे रही होती है, वो क्या होते हैं कि अगर फर्ज करें कि आपकी शेयर की ना दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है, जैसे कि जी ये शेयर हमने 1000 रुपये का लॉन्च किया तो हमारी उसकी फेस वैल्यू 1000, हो सकता है मार्केट उसकी 5000 की हो सकता है मार्केट उसकी 700 रुपये की हो। तो वो जो उसकी अमाउंट मार्केट जो उसकी ट्रेड में उसकी जो अमाउंट जो है डिसाइड होगी, वो उसकी ट्रेड वैल्यू होगी, उसकी मार्केट वैल्यू होगी, और जो उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू होगी या जिस पे वो आया होगा वो उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है।
Bonds usually carry a stated rate of interest called contract rate. Interest is normally paid semi-annually. Interest is computed as principal और आपका रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट. आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका रेट जो आपका डिसाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट रेट, और टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए, इसे कैलकुलेट करके हम अपना इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं. ठीक है. अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, हम अगर आपने अपने मतलब प्रीवियसली पढ़ा होगा फाइनेंस के अंदर बॉन्ड्स को, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं. द इशुएंस ऑफ बॉन्ड पेबल इज अ टेक्निक फॉर स्प्लिटिंग अ वेरी लार्ज लोन इनटू अ ट्रांसफरेबल यूनिट called bonds. Each bond represents a long-term interest-bearing note payable, usually the face amount or a par value, or some multiple of that. The bonds are sold on investing public, enabling many different investors. Bonds usually are very long-term notes maturing in perhaps 30 to 40 years. The bonds are transferable, however, so individual bondholder may sell their bond to other investors at any time. Most bonds are called for semi-annual interest payment, एंड सम आर कॉल्ड फॉर फिक्स इंटरेस्ट रेट. तो ये उसके बारे में जिस तरह वो बता रहा था बॉन्ड्स की हमने बात की कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपको पे करने होते हैं एंड क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी, और जो भी उसका तय हो उसके हिसाब से. और ये मतलब लॉन्ग टर्म होते हैं, 30 to 40 ईयर्स तक भी जा सकते हैं. अब टाइप ऑफ बॉन्ड्स उसने बताए हैं. डिवेंचर बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है. कुछ मॉर्टगेज बॉन्ड्स भी होते हैं जिन. अब हम बात करते हैं जी पहले मॉर्टगेज बॉन्ड्स की. द बॉन्ड सिक्योर्ड बाय द प्लेज ऑफ स्पेसिफिक एसेट आर कॉल्ड मॉर्टगेज बॉन्ड. मॉर्टगेज जो होती है बेसिकली आपकी जो भी एसेट है उसके अगेंस्ट आप अगर कोई फाइनेंसिंग लेते हैं तो वो आपकी मॉर्टगेज कहलाती है. तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स किसी आप एसेट को प्लेज करके लेते हैं वो मॉर्टगेज बॉन्ड कहलाते हैं. अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो होते हैं उसको आप डिवेंचर बॉन्ड कहते हैं. इट वैल्यू रेस्ट ऑन द जनरल क्रेडिट ऑफ द कॉर्पोरेशन. द डिवेंचर बॉन्ड इशूड बाय अ वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशन में हैव हायर इन्वेस्टमेंट रेट देन अ सिक्योर्ड बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेशन. ठीक है. अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है हमारे वो होते हैं जिनको हम एक्सचेंज किया जा सकता है. कन्वर्टेबल बॉन्ड इज दैट बॉन्ड दैट मे बी एक्सचेंज एट द ऑप्शन ऑफ द बॉन्ड होल्डर फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक. कि उसे हम ये कहते हैं कि भाई आप अपने बॉन्ड को चेंज कर लें या अपने बॉन्ड को रीस्विच कर लें, कम कर दें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक के ऊपर. तो ये जो है उसकी कॉमन स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर ट्रेड ऑफ किया जाता है. The market value of the convertible bond tend to fluctuate with the market value of an equivalent number of shares of common stock. इसके बाद एक आखिरी जो है वो उसको हम कहते हैं जंक बॉन्ड. ये एक टेम्परेरी बॉन्ड है, स्पेसिफिकली इसको किसी पर्पस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है. ये एक इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और इसका रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होता है. तो दैट इज ये दिस बॉन्ड इशू दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियली ग्रेटर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट देन नॉर्मल. A company issuing junk bond usually has much long-term debt for its ability to meet interest and principal repayment obligations has become questionable. To compensate bondholder for this unusual level of risk, junk bond promise a substantially higher rate of interest than other quality bonds. तो ये कंपनीज जो है जंक बॉन्ड इशू करती हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस पे, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, या अपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट को सिक्योर करने के लिए. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और ये आम क्वालिटी बॉन्ड से ज़्यादा हायर रेट पे ट्रेड ऑफ किए जाते हैं. तो लाइबिलिटीज़ के चैप्टर के अंदर यही था कि इसमें आप अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है कैसे एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और पे बैक करते हैं. लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेफिनेटली पेबल होती हैं और इसको पे करना जो है ये जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन की. अगर वो फेल हो जाए तो वो कंपनी जो है वो उसका शेयर होल्डर उसको ऊपर बैंक करप्सी में भी जा सकती है और लिक्विडेट भी हो सकती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लाइबिलिटी ओनर्स.
तो आपका एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो अगर हम फर्म की निकालें और एसेट स्ट्रॉन्गर है, लाइबिलिटी कम है, तो फर्म अच्छी है। और अगर एसेट आपके कम है और लाइबिलिटीज आपकी ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स कि कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, और कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी और क्लोजर की तरफ चली जाएगी। तो इसके अंदर ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, बॉन्ड्स को, और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसका पे बैक जो है उसको बड़ा कीनली देखें, उसको आप उसका सिस्टम डेवलप करें और उसको करें। बाकी इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखें, सो दैट आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमोर्टाइजेशन टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल ईयर्स पे इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे किया जा सकता है, बलून पेमेंट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, बॉन्ड्स की सूरत में कैसे है, बॉन्ड इशू करके कैसे है। तो ये है, दिस वाज द होल चैप्टर of liabilities, topic of the liabilities. Hope you will get it done with the help of numericals. Thank you very much.